नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जीडीसी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज का 2016 में जो पेपर हुआ है उसके जीएस वाले पेपर के बारे में। जीएसजी के वाला जो प्रश्न पत्र था उसके हम 50 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। 2016 का पेपर है ये। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 2019 और 2016 में भी कई क्वेश्चन हैं विधि प्रश्न पत्र के जो रिपीट हुए हैं। ऐसे ही जीएस के भी बहुत प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं। इसलिए लास्ट ईयर के जितने पेपर हुए हैं अभी उत्तराखंड में, वो पेपर देख के जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य को निम्नलिखित में से कौन निष्कासित कर सकता है? इसमें से कौन है जो कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी भी राज्य को निष्कासित कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा। जो महासभा है वो निष्कासित कर सकता है और ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, यह किस बात में निर्णित हुआ है कि एक विदेशी संप्रभु इंग्लैंड में छद्म रूप में रहने पर भी न्यायालय में संप्रभु उन्मुक्ति का अधिकार है? आपको बताना है कि इसमें से किस बात में ये बात बताई गई थी। तो ये बताई गई थी ऑप्शन ए, माइकेल बनाम जोहोर के सुल्तान 1894 का ये वाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे? इसमें से बताना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन इसमें से न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो ये है वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन सी, वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद ओपेनहाइम तथा स्कॉट के मत को पुष्टि करते हैं कि यूएन ने तटस्थता की विधि को पूर्णतः समाप्त नहीं किया है? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिश्चय स्टार्क के इस मत की पुष्टि करता है कि वर्तमान में संप्रभुता को विभाजनीय तथा सीमित दोनों माना तथा स्वीकार किया जाता है? ये किस बात में बताया गया था? तो ये बताया गया था ऑप्शन सी, मोरक्को में अमेरिकी नागरिकों के अधिकार। इस बात में जो है ये बताया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिवर्स सिक स्टेटिवस के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन के कारण संधि का परिवर्जन तथा समापन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक सहायक निकाय है। ये किसका सहायक निकाय है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2014 में स्थायी मध्यस्थ न्यायालय ने इनके बीच समुद्रिक सीमा विवाद को सुलझाया। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं था, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था 2014 का। तो अब आप करंट लीगल करंट अफेयर को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राज्य की तथ्यहीन मान्यता से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा मामला है? तो ये है SS लोटस का मामला। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथा से संबंधित है, जबकि बाकी तीनों जो है वो तथ्यहीन मान्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी मत देने का अनुरोध कर सकता है? तो ये कर सकते हैं ऑप्शन सी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद, ये दोनों। अगला है, यूएनओ की वर्ष 1947 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव
इस कार्य अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष तक के लिए होता है? ये होता है 9 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तटस्थता के नियम को इन वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। इसमें से किन वर्षों में तटस्थता के नियम को संहिताबद्ध किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी 1856 और 1907 में। ये पेरिस में इनकी घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सदाको अगुता। अगला है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 2(7) में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है, किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा के द्वारा। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संसद ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी बनाने हेतु नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध अवैधानिक कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 को पारित किया? तो ये किया था ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल अभिसमय 1971। अगला प्रश्न है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है निर्वाचित? ये किया जाता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान से कुछ प्रश्न है। किस वाद्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विधायनों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो ये किस में किया गया था? ये वाद था IR कोहलू बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान 100वें संशोधन अधिनियम 2015 संबंधित है। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है और ये संबंधित था भारत व बांग्लादेश के मध्य भू सीमा समझौता 1974 के पुनरीक्षित पाठ के प्रवर्तन को अधिकृत करने से संबंधित था ये बात। ये 100वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी भोपाल गैस त्रासदी में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से किस वाद में 4:1 के बहुमत से निर्णित किया है कि मृत्युदंड से संबंधित पुनर्विलोकन याचिकाओं की सुनवाई खुले न्यायालय में होगी? ये किया गया था मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय के वाद में। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किसे उत्तर प्रदेश के द्वितीय राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, जिसे कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी वैध घोषित किया गया है? तो ये की गई थी उर्दू को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय ने उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया, किंतु यह भी सुझाव दिया कि इस धारा को संसद द्वारा पुनर्गठित किया जाए? ये किस बात में किया था? तो ये बात था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विनिश्चय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुठभेड़ में मृत्यु के किसी भी मामले की जांच के विषय में 16 मार्गदर्शिकाएं जारी की थी? तो ये किस बात में किया था? ये किया था ऑप्शन बी सोहराबुद्दीन शेख के बाद में। बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप सहकारी समिति को मौलिक अधिकारों के मध्य कहाँ स्थान दिया गया है? इसमें से किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये अनुच्छेद दिया गया है 243 के अंतर्गत, इसलिए इसमें से कोई भी नहीं आंसर आएगा। डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 जे को भारत के संविधान में समाहित किया गया? 371 जे को ये किया गया था 98वें संविधान संशोधन 2012 में जो हुआ था। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार द्वारा या के विरुद्ध क्रमशः भारत संघ और उस राज्य के नाम पर वाद दायर किया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 300। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान कहाँ से अंगीकृत किए गए हैं? यानी कि किस देश से भारत के ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग इस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया था वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस न्यायाधीश ने विसम्मतिपूर्ण निर्णय लिया? इसमें से कौन थे? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता प्रदान करता है? तो यह इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 51 और 253 में। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस विधि अधिकारी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है? आपको बताना इसमें से कौन है वो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। इनको बोलने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार इनको नहीं है, मतदान करने का अधिकार संसद में इनको नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये किस वाद में बताया था? ये बताया गया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के वाद में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवाद किसके द्वारा निर्णीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने के कारण प्रदूषण फैलाने एवं जनता को असुविधा देने को वर्जित करने संबंधित न्यायिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत संघ में शामिल हुआ था? सिक्किम भारत में सम्मिलित हुआ था, तो ये 36वें संविधान संशोधन में हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में निम्न अवधि से अधिक के लिए मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये है ऑप्शन बी, 6 माह। अगर 6 माह तक ये सदस्य नहीं बनता है तो वो मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्वयं उस पर बाध्यकारी नहीं होते। यह अभी निर्धारित किस वाद में किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 किसके अपवाद के रूप में पारित किया गया? ये किया गया था ऑप्शन सी, धारा 312 भारतीय दंड संहिता का धारा 312, ऑप्शन सी है। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है ऑप्शन बी, 6 वर्ष तक का और 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्चतम न्यायालय ने हाल में निर्धारित किया है कि किसी अविवाहित माँ को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है, यद्यपि उसने आवेदन में बच्चे के जैविक पिता का नाम ना लिखा हो? ये किस वाद में किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए बी सी बनाम राज्य, दिल्ली एनसीटी। अगला है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस कारण से प्रसिद्ध हुआ। ये किस कारण से फेमस था? तो ये था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(1) को असंवैधानिक घोषित करने हेतु। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2015, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। 16 अक्टूबर 2015 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को निम्न में से किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, शक्ति पृथक्करण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ
जिसमें 13 न्यायमूर्ति थे द्वारा निर्णित किया गया। तो इसमें से कौन सा वाद था? ये वाद था ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, रिटायर्ड न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में कौन है? ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो ये है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति। अगला प्रश्न है, और ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अम्ल फेंककर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना भारत में कब से पृथक अपराध बना दिया गया? तो ये पृथक अपराध बना दिया गया था वर्ष 2013 से। ये भारतीय दंड संहिता में भी संशोधन किया गया था 2013 में। ये मैंने आपको 2016 के जीके वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं उत्तराखंड के पेपर के। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।